A very warm welcome to all of you over a very profound platform that is Law Arts Academy. So, my dear aspirants and students, after a very long gap, uh, here I am now before all my dear students and my dear friends जो भी है. So, this is your teacher advocate Samiullah Ding. आज जो मोस्टली जो टॉपिक अगर आप लोग देख रहे होंगे तो मैं यहाँ पे सीरीज़ जो स्टार्ट करूँगा अब वो अभी तो हमारे चैनल की अगर हम बात करें उसमें बहुत सारे टॉपिक्स जो है हमने अभी कंप्लीट नहीं किए। हिस्ट्री भी अभी रहता है, बहुत सारा पोर्शन उसका रहता है जो हमारा रिवॉल्ट 57 तो काफ़ी देर से आगे कंटिन्यू नहीं किया हमने, करेंगे उसको भी। फंडामेंटल राइट्स हमने आर्टिकल 15 तक शायद पढ़ा था तो आगे नहीं, तो चलो कोई नहीं, स्लोली स्लोली हम करेंगे। आज जो मैं अब स्टार्ट करेंगे हम सीरीज़, वो मैं कोशिश करूँगा मैं हर जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा हर दूसरे तीसरे दिन मैं अपलोड करता रहूँगा, क्योंकि मुझे लगता है कि इस वाले टॉपिक की बहुत ज़रूरत है और मुझे नहीं लगता है कि इस तरह का कोई कंटेंट यूट्यूब पे आपको मिलेगा। आपको यूट्यूब पे दुनिया भर का कंटेंट मिल जाता है, मगर ख़ासकर अगर हम जब पॉलिटिकल साइंस मेंस एग्ज़ाम की केएस की मैं अगर बात करूं, अब तो ऑलमोस्ट सारा सेम ही हो चुका है। चाहे आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं तो पॉलिटिकल साइंस मेन ऑप्शनल जो है आपका, तो और उसमें वो लेके चलूँगा मैं दो सब्जेक्ट्स, एक सोशोलॉजी ऑप्शनल आपके सिविल्स में आता है और उसके बाद आपका पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल। तो पॉलिटिकल साइंस अगर ऑप्शनल की बात करें, जो दैट जब सबसे इसका जो टफेस्ट पोर्शन जो रहता है, जो टफेस्ट वाला पोर्शन है, वो दो ही आते हैं। एक पॉलिटिकल थॉट वाला आता है, इसमें हम इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स को पढ़ते हैं, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स को पढ़ते हैं। बहुत टफ रहता है, बच्चों को नहीं समझ पाता, वो टॉपिक नहीं समझ बच्चे पाते हैं। और उसके बाद पॉलिटिकल थॉट, पॉलिटिकल थियरी। तो पॉलिटिकल थियरी जो है, जैसे आपने बहुत सारे बच्चों के पास बहुत सारी किताबें होंगी, एंड इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थियरी। मेरा आज थोड़ा सा गला ख़राब है, तो एन इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थियरी अगर हम देख ले, बुक्स है बहुत सारी है पॉलिटिकल थियरीज़ की अलग अलग आपके पास। तो चलो मैं ऐसा टाइम कभी मिलेगा तो मैं आपको बुक्स भी रिकमेंड कर दूंगा। वैसे मुझे नहीं लगता, क्योंकि आज अगर कोई बच्चा एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है उसको आप क्या सजेस्ट करेंगे, क्योंकि हर एक बुक जो है एक अपनी तरीके से लिखी गई है तो सेम चीज़ है। अगर पॉलिटिकल थियरी के ऊपर अगर आप ओपी गावा की पढ़ रहे हैं या किसी और की भी पढ़ रहे हैं, तो लैंग्वेज किसी को टफ लगती है तो कर लेता है, टफ उसको टफ बुक ठीक लगती है, किसी को इजी लैंग्वेज ठीक लगती है। तो इसमें कोई कोई वो हार्ड एंड कोई फास्ट रूल नहीं है कि आपको यही बुक्स पढ़नी ही पढ़नी है। आपके पास हज़ारों बुक्स पड़ी है, आप थोड़ा बहुत, क्योंकि अगर कोई तैयारी कर रहा है तो थोड़े बहुत उसने छोटे मोटे नोट्स जो भी अपने प्रिपेयर करता है। हर किसी का तरीका अलग अलग होता है, कोई स्ट्रिक्ट कोई प्लेटफॉर्म नहीं होता है। मैं नहीं मानता इस चीज़ को कि भाई आप बिल्कुल वो उसी को फॉलो करके चले। हर किसी का तरीका है जैसे आपको लग रहा है, बस ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि जो कंटेंट आप पढ़ रहे हैं या बुक्स जो आप ले रहे हैं कुछ सही है, ऑथेंटिक है, रिलायबल है, एक सोर्स सही है कि आपको एग्ज़ाम में हेल्प करेगा। सो यहाँ पे विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ डिले हम स्टार्ट करते हैं। ये वाली जो वीडियो रहेगी मैं कोशिश करूँगा इसको शॉर्ट करने की, क्योंकि मैं अभी जस्ट छोटे छोटे जो कंसेप्ट्स है, क्योंकि मोस्टली हम जहाँ पे भी देखते हैं, खासकर मैंने एक चीज़ देखी है जब भी पॉलिटिकल थियरीज़ की हम बात करते हैं, पॉलिटिकल थियरीज़ में आप लोगों ने एक चीज़ देखी होगी कि जहाँ पे भी आईएसएम लिखा होता है, लाइक नाजिज्म, फैसिज्म, लिबरलिज्म, सोशलिज्म, गांधीइज्म, ये जितना भी आप पॉलिटिकल थियरी जो है आप देखते हैं, मैंने वही कहा कि एक्चुअली इनको हम क्या कहते हैं, जहाँ पे भी इज़म है तो इट मीन्स वो क्या है, वो एक डॉक्ट्रिन है। वो क्या है, वो एक डॉक्ट्रिन है, ठीक है। तो अब इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे आपने एक चीज़ को ध्यान में रखना है कि डॉक्ट्रिन का मतलब फिर क्या आ गया, डॉक्ट्रिन का मतलब आ गया यहाँ पे वो क्या है। इसको थोड़ा हम पहले इरेज कर देते हैं। हम्म तो डॉक्ट्रिन मैंने कहा वो है, तो इसका मतलब वो क्या है, डॉक्ट्रिन मतलब थ्योरी है। तो बस वही आ गई है पॉलिटिकल थियरीज, ठीक है।
अब ये मोस्टली बच्चे जब पढ़ते हैं, जब खासकर अगर आज का टॉपिक यहाँ पे मैंने अगर लिया है, डेमोक्रेसी का टॉपिक अगर लिया है, कंसेप्ट को मैंने यहाँ पढ़ाना है, सबसे बड़ी चीज़, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। लेक्चर ये लंबा हो छोटा हो, आप लोगों को बिल्कुल ध्यान से सुनना है, क्योंकि आप डिस्क्रिप्टिव पेपर मेंस का देने जा रहे हैं और आपको बड़ी पेशेंस रखनी है। यू डोंट हैव टू बी अ डेस्परेट एस्पायरेंट। आपको बहुत पेशेंस रखना है, चाहे आप मेडिकल स्ट्रीम से हो, चाहे आप ह्यूमैनिटी स्ट्रीम से हो। पढ़ाई को हमेशा एंजॉय कीजिए, उसको बिल्कुल एक डेस्परेशन के बेसिस पे ना वो मत कीजिए। ठीक है, देखिए अब जब भी आप खासकर जब डेमोक्रेसी को हम पॉलिटिकल थियोरी में पढ़ते हैं, तो डेमोक्रेसी में हम इस चीज़ को देखते हैं। मैंने आपको बताया कि जब भी हम डेमोक्रेसी को मेरे पास मैं अभी मेरे पास बुक पड़ी है ओपी गावा की, तो आई होप कि आप लोग भी जो है इसी से काफ़ी टाइम से आप लोग भी इसी से गो थ्रू हुए होंगे। तो जब भी हम मोस्टली ये वाला जो पोर्शन हमारा रहता है, मैंने आपको बताया कि पॉलिटिकल साइंस का जब भी आप मेंस ऑप्शनल को देखते हैं, तो उसमें लाइक इंटरनेशनल रिलेशंस है, कंटेम्प्रेरीज जो भी है, वट वो तो हम बाद में देखेंगे उसको। जो टफेस्ट उसके जो पोर्शन रहते हैं वो थॉट्स और आपकी थियरीज। आइडियोलॉजी में बच्चे क्या करते हैं कि जब भी लाइक फैसिज्म, सोशलिज्म, मार्क्सिज्म, लिबरलिज्म, गांधीइज्म, फेमिनिज्म, जितने भी इज्म है, और ख़ासकर डेमोक्रेसी वाला जो पोर्शन आज मैं थोड़ा बहुत कंसेप्ट समझाने की कोशिश करूँगा। लाइक अब जब डेमोक्रेसी में आप पढ़ते हैं, तो आप उसमें क्या देखते हैं, डेमोक्रेसी की टाइप्स देखते हैं, उसके एट्रीब्यूट्स को देखते हैं, उसके प्रिंसिपल्स को देखते हैं, उसकी कंसेप्ट्स को देखते हैं। ठीक है, टाइप्स को देखते हैं। सेम चीज़ है लिबरलिज्म भी। क्वेश्चन कोई इस पोर्शन का सबसे बड़ ज़्यादा बेनिफिट क्या रहता है, ये वाला पोर्शन जो है, अदर देन इंटरनेशनल रिलेशन वाले पोर्शन की अगर हम बात करें, उसके अलावा इस पोर्शन का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या रहता है बच्चों को, कि इसमें जो क्वेश्चन है वो सीधे सीधे पूछे जाते हैं आपको, और वो सीधे सीधे क्वेश्चन ही बच्चों को प्रिपेयर नहीं हो पाते हैं। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि ह्यूमैनिटीज़ का स्टूडेंट होने के बावजूद भी बच्चे जो है कंसेप्ट के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। उनको लगता है नहीं कुछ नहीं है, बस पढ़ना है हमें, कोई चक्कर नहीं है, हम पढ़ लेंगे, डेमोक्रेसी क्या है, ठीक है। देखिए यही चीज़ को आपने ध्यान में रखना है। मैं बार बार इसी चीज़ के ऊपर जो है बच्चों को समझाने की कोशिश करता हूँ। हमेशा हर एक चीज़ जो है वो एक प्रोसेस है, और प्रोसेस कैसे गो थ्रू होता है, उसका ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस में या ट्रांजैक्शन जो प्रोसेस में है वो कैसे होती है, वो होती है फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। आप कॉम्प्लेक्स से सिंपल में नहीं आ सकते, सिंपल से कॉम्प्लेक्स में जाया जाता है। तो पहले आप डेमोक्रेसी को पकड़ेंगे, तो डेमोक्रेसी का मीनिंग यहाँ पे समझाने के लिए मैं आप लोगों को कोशिश करूँगा काफ़ी इजी वे से मैं आपको समझाऊँ यहाँ पे। ठीक है, अब अगर हम डेमोक्रेसी के डेफिनेशन को देख लें, या डेफिनेशन के ऊपर के बाद या उसका हम कंसेप्ट देखें फ्रॉम अ जनरल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो आपको क्या समझ आता है? यहाँ पे आपको ये चीज़ समझ आती है कि डेमोक्रेसी जो है वो अलग अलग, चाहे वो इब्राहिम लिंकन हो, चाहे कोई भी एमिनेंट पॉलिटिकल फिलोसोफर हो, कोई भी, हर किसी ने अपनी अपनी जो है, जिसको हम कहते हैं क्या, उसकी डेफिनेशन दी है, और उस डेफिनेशन के ऊपर हम क्या करते हैं, हम उस डेफिनेशन का समरी करते हैं, उसको समझाने की कोशिश करते हैं एज अ टीचर। सो अब मोस्टली अगर कोई पॉलिटिकल फिलोसोफर समझाने की कोशिश कर रहा है, आपने चार पांच रटा मार दिए, रूट मेमोराइज कर दी, तो लिख दिया, मगर उससे कुछ नहीं होगा। जब तक आपको ये कंसेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी बिल्कुल इस तरीके से आपको कंप्रीहेंड नहीं होगा ना, तब अच्छे तरीके से एक बिल्कुल फर्स्ट से, फ्रॉम ज़ीरो, ज़ीरो से फिर वन, फिर टू, तब तक कुछ नहीं हो सकता। मोस्टली बच्चे क्या करते, वो सोचते नहीं, चलो डिस्क्रिप्टिव पेपर है, रूट मेमोराइज कर दिया, डेमोक्रेसी के तीन चार डेफिनेशंस को चल। तो सीधा सीधा क्वेश्चन तो आता है, मगर कभी कभी क्वेश्चन जो है वो थोड़ा टफ भी कर देते हैं, मगर इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा
कि एग्जामिनर आपके नॉलेज को चेक करता है, उसके लिए आपके बेसिक्स बहुत ज़रूरी है। सो जब भी हम डेमोक्रेसी को देखते हैं तो मैं डेफिनेशंस को यहाँ पे लाऊंगा ही नहीं, एक सिंपल तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि जब ये आपको समझ आ जाएगा कि एक्चुअली सर ने डेमोक्रेसी हमें क्या समझाई, ये बिल्कुल एक प्रिसाइज तरीके से है, ठीक है, तब जाके आपको इसकी फॉर्म्स समझ आएगी, तब जाके आपको इसकी वेरियस फिलोसफर्स की डेफिनेशंस भी समझ आएगी डेमोक्रेसी है क्या, और फिर जाके आपको इसका अगर रिलेशन किसी के साथ करना हो या क्वेश्चन जैसा भी टेढ़ा मेढ़ा डाले, आपको उसको करने में प्रॉब्लम नहीं होगा। तो सबसे पहले इसका एक सिंपल डेफिनेशन वो ये है कि डेमोक्रेसी एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है, एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। इट मीन्स कि आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि गवर्नमेंट होता क्या है। हम देखते हैं टोटलिटेरियन, हम देखते हैं अथॉरिटेरियन, हम देखते हैं डिक्टेटरशिप, हम देखते हैं प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट की अलग अलग टाइप्स है, अलग अलग फॉर्म है। किसी कंट्री में कोई एक इंडिविजुअल उस कंट्री को चला रहा है, लोगों को राइट्स कम दे रहा है। किसी कंट्री में दो तीन बंदे मिलकर उन्होंने एक बॉडी बनाया है, तो वो कंट्री को चला रहे हैं और राइट्स ज़्यादा दे रहे हैं। सो किसी भी कंट्री में, जिसको हम पॉलिटिकल साइंस की लैंग्वेज में क्या कहते हैं, जिसको हम स्टेट कहते हैं, ठीक है, तो उसका, उस स्टेट को चलाने के लिए हर एक कंट्री का अपना अपना एक गवर्निंग सिस्टम है। हम्म? वो गवर्निंग सिस्टम आपको कहाँ से मिलता है? वो आपको वेदर वहाँ की जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कि बुक है वहाँ का, वेदर ओरल है या रिटन है, वहाँ से मिलेगा, है मोस्टली। मोस्टली वहीं से जो होता है बनता है। और अगर किसी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टेड नहीं है, लाइकली दैट ऑफ यूके, ठीक है, तो फिर वो क्या करता है कि जिस तरीके से वहाँ ट्रेडिशनल तरीके से, कस्टमरी तरीके से जो सिस्टम चलता है, तो उसी हिसाब से वहाँ का गवर्निंग सिस्टम होता है, ठीक है। इस टॉपिक पे मैं आऊँगा कुछ टाइम के बाद, जब अगर कोई टॉपिक आया कि हम यूके में हम ये नहीं कह सकते कि सारा का सारा ओरल है, जो है कुछ ड्राफ्टेड भी है। उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअली वहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या कहता है, ठीक है। जब आपको वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में थोड़ा नेचर उसका पता चल जाएगा, तो जैसे हमारा प्रियम्बल है, तो उसी हिसाब से वहाँ का जो एक इंट्रोडक्शन हमारे का प्रिसाइसली एक डिफाइन करता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का क्या फीचर है। तो फिर जाके आपको पता चलेगा कि वेदर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूके पूरा का पूरा जो है वो अनरिटन है या थोड़ा बहुत ड्राफ्टेड है भी कि नहीं है, ठीक है, उसमें हम बाद में जाएंगे। सो यहाँ पे ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ आपको कि वो एक गवर्निंग जो है, आपको आ गया, पता चल गया कि गवर्नमेंट क्या होता है, तो वो एक अलग टॉपिक है, उसमें अभी हमने पढ़ना नहीं है। तो ये आपको समझ आ गया कि जो डेमोक्रेसी है वो क्या है। डेमोक्रेसी जो है वो एक कहीं ना कहीं एक सिस्टम है, ठीक है, एक पॉलिटिकल सिस्टम है, ठीक है। तो एक पॉलिटिकल सिस्टम है, कौन सा पॉलिटिकल सिस्टम है, किस चीज़ को एनविसेज करता है? वो ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम है जो कहीं ना कहीं किस चीज़ को एनविसेज करता है? गवर्नेंस से रिलेटेड, गवर्निंग से रिलेटेड, या गवर्नमेंट से रिलेटेड। अब तो ये चीज़ हमें समझ आ गई। उसमें कहता है कि फिर जो गवर्नमेंट होती है, जैसे मैंने आपको अभी बताया, जो गवर्न करता है, उसके पास जो गवर्निंग करने की पावर है वो कहाँ से आती है? क्या अलग अलग कंट्रीज़ हैं, ठीक है, दुनिया में अलग अलग कंट्रीज़ है, ठीक है, बहुत सारी कंट्रीज़ है। सो क्या वो जितनी भी कंट्रीज़ है, उन कंट्रीज़ में फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट अगर लाइक भी होगा या अलग अलग भी होगा, ठीक है, तो बट कहीं ना कहीं उनमें थोड़ा एक स्लाइट का डिफरेंस रहता ही रहता है। तो वहाँ पे हमने देखना है जो गवर्निंग पावर है वो कहाँ से ली गई है। अगर किसी कंट्री में, सपोज कीजिए किसी कंट्री में, हम सपोज करते हैं किसी कंट्री में किंग है, ठीक है, या हम सपोज करते हैं किसी कंट्री में दो तीन पर्सन्स जो है वो एक सिस्टम बना हुआ है, तो वो रूल कर रहे हैं। तो अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि वो जो दो तीन पर्सन्स रूल कर रहे हैं, उनके पास गवर्निंग पावर कहाँ से आई है?
अगर कि उनके पास गवर्निंग पावर जो है वो लोगों से आई हुई है कि भाई उनको लोगों ने गवर्न करने का अधिकार दिया है। जैसे 3 पर्सन्स है, वो सपोज करो फ्रांस को चला रहे हैं, रूल कर रहे हैं, ठीक है। एक वो 3 पर्सन्स की एक बॉडी है, आप कुछ भी उसको बोल लीजिए, कैबिनेट बोल लीजिए, कुछ भी बोल लीजिए, वट एवर, ठीक है। तो उनके पास वो गवर्निंग पावर कहाँ से है, डिराइव की गई है, वो गवर्निंग पावर कहाँ से आती है? हमारे ही इंडिया की मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हमारे इंडिया में जब हम देखते हैं, हमारी इंडिया में जो गवर्नमेंट है वो किसको किसको कहते हैं? हम कहते हैं प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट के बाद जो है आ गया हमारा प्राइम मिनिस्टर, और प्राइम मिनिस्टर के बाद आता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि प्रेसिडेंट एट ए टाइम, ये आ गया हमारा एग्जीक्यूटिव, ये हमारा एग्जीक्यूटिव बॉडी है और यही हमारी गवर्नमेंट है, यही हमारी गवर्नमेंट है। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि प्रेसिडेंट एट ए टाइम पार्लियामेंट का भी हिस्सा होता है और साथ में वो गवर्नमेंट का भी हिस्सा होता है। इट मीन्स एट द सेम टाइम, एज फॉर एज इंडियन सिस्टम इज कंसर्न्ड, एज वी ऑल नो दैट वी हैव क्या, हर जगह ऐसा ही सिस्टम रहता है। जो हमारे सेपरेशन ऑफ पावर्स का जब हम पढ़ते हैं, जो मोस्टली द सिस्टम दैट वाज एक्चुअली गिवन बाय मोंटेस्क्यू, वो हमने आगे पढ़ना है। तो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, तो लेजिस्लेचर वाला पोर्शन में भी प्रेसिडेंट आता है और एग्जीक्यूटिव वाले पोर्शन में भी प्रेसिडेंट आता है। एंड द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, unlikely that of USA where there is a presidential form of government, unlikely that of India where there is a prime ministerial form of government, or we can say parliamentary form of government. But in spite of all this, the significance of the post of president as far as Indian constitution is concerned इज़ वैल्यूबल। उसकी तो मतलब हम बता ही नहीं सकते। मगर हाँ, फ्रॉम एम्फेरिकल फ्रेम ऑफ रेफरेंस तो थोड़ा सा इंक्लिनेशन प्राइम मिनिस्टर की ओर है, तो वो हम बाद में कभी किसी टॉपिक में पढ़ेंगे, आहिस्ता आहिस्ता पढ़ेंगे। सो अब यहाँ पे जो ये जो पर्सन्स है, यहाँ पे ऑब्वियस है, ये पोस्टें हैं और पोस्टों में पर्सन्स को इंडक्ट किया गया है, उनको इंटरेस्ट किया है, कोई टास्क दिया है उनको, ठीक है। अब ये जो वहाँ बैठे हैं, ये कहाँ से बैठे हैं? ये तो गवर्न करेंगे, ठीक है। अभी जो गवर्न करेंगे, इनके पास जो गवर्निंग पावर है वो कहाँ से है? वो गवर्निंग पावर कहाँ से है? वो गवर्निंग पावर क्या हेरिडिटरी है? क्या वो ट्रेडिशनली है? क्या वो कस्टमरी है? नहीं, वो गवर्निंग पावर लोगों से ली गई है। तो इट मीन्स जो गवर्निंग पावर जब लोगों से ली गई, इट मीन्स वी हैव अ सिस्टम दैट इज अ डेमोक्रेसी, वी डेमोक्रेटिक सिस्टम एंड दैट इज अ डेमोक्रेसी। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, कोई टफ नहीं है। आपको जब भी डेमोक्रेसी समझना है, चाहे काइंड्स, चाहे फॉर्म्स, चाहे नोशंस, कुछ भी, आपको एक सिंपल सा डेफिनेशन उसका ये वाला दिमाग में लेके चलना है, फिर समझ आएगा। वरना जितने भी रटा मार लो आप, टफ से टफ डेफिनेशन 10-20 भी याद कर लो, कुछ नहीं होने वाला। एग्ज़ाम में कुछ नहीं होने वाला। एग्ज़ामिनर को पता चल जाता है कि भाई इसने रूट मेमोराइज किया है, इसके पास कोई नॉलेज नहीं है। सो बार बार मैं कह रहा हूँ, हैव पेशेंस, डोंट बी डेस्परेट। सो यहाँ पे अब आई होप कि ये समझ आ गया होगा। इतना मैंने समझाया एक सिंपल तरीके से, तो मेरी कोशिश है सिंपल तरीके से समझाऊँ। एंड दिस कंटेंट विल एक्चुअली बी वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल इग्नोज स्टूडेंट्स एज वेल, जितने भी इग्नो के स्टूडेंट्स हैं उनको भी, एमए के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको भी। ओके, नाउ कम्स द प्रिंसिपल। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पे एक सिंपल तैयार किया। मैंने कोई किसी की डेफिनेशन भी नहीं समझाने के लिए लाई मैंने, क्योंकि वो तो एक अलग है, फिर वो अलग तरीके से हो जाएगा, वो थोड़ा टफ हो जाएगा। तो पहले मैं सिंपल, मैंने कहा सिंपल होगा, सिंपल से फिर आहिस्ता आहिस्ता टफनेस बढ़ेगी हमारी, फिर हम कॉम्प्लेक्स में जाएंगे। अब आपको ध्यान में रखना है कि जब भी डेमोक्रेसी की डेफिनेशन आपने ये पढ़ी, ये वाली आपने ध्यान में रखना है आगे की। अब जो है, अब आपने देखना है यहाँ पे अ, इसका प्रिंसिपल देखने हैं आपके, या एट्रीब्यूट्स। आपने ध्यान में रखना है कि पावर, ठीक है, हमेशा ये कहता है कि पावर मस्ट बी वेस्टेड इन दोज इलेक्टेड बाय द पीपल। कि भाई पता चला कि भाई इस बंदे को, जिसको तुमने प्राइम मिनिस्टर बनाया है, और इसके पास पावर ही नहीं है। इस ये पावर जो है वो किसी मिलिट्री के चीफ पर्सन के पास है, जो उस किसी कंट्री में आर्मी का जो हेड है, जो चीफ है, ठीक है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। पाकिस्तान में देयर वाज अ टाइम,
अब तो चलो, अब क्या सिस्टम है वहाँ मैं उसमें नहीं जाऊँगा। पाकिस्तान में परवेज़ मुशर्रफ के टाइम में, नवाज़ शरीफ के टाइम में, वहाँ पे क्या था कि वहाँ पे जो सिस्टम या उससे पहले जो थोड़ा बहुत रहता था, और ख़ासकर ये तो चलो फिर भी एक एग्ज़ाम्पल आप यहाँ मैं समझा दूँगा, पर दुनिया में ऐसी कंट्रीज़ हैं जिन्होंने डेमोक्रेसी का, हम कह सकते हैं कि एक हिसाब से मर्डर किया और चोगा पहना है डेमोक्रेसी का लोगों को दिखाने के लिए। बट रियलिटी में वहाँ आपको फ्री एंड फेयर इलेक्शंस भी नज़र आ जाएंगे, मैनिफेस्टेशन होता है उनका, रेगुलर इलेक्शंस भी होते हैं, आपको ये फ्रेंचाइज और सफरेज भी नज़र आ जाएगा। आपको लगेगा नहीं यार, ठीक है, एक जो है पावर भी जो है वो किसके पास है, आपको वहाँ लगेगा कि नहीं यार, यहाँ पे गवर्निंग पावर भी लोगों के पास है, बट एक्चुअली में वो डेमोक्रेटिक कंट्रीज में नहीं आते हैं। ठीक है। अब आपने देखना है कि वहाँ क्या होता था कि पाकिस्तान की मैं बात करूँ तो पाकिस्तान में अगर किसी पर्सन को, या अदर देन जो वर्स्ट एग्जांपल है दुनिया में, बहुत सारी ऐसी डिक्टेटरशिप कंट्रीज है जहाँ पे मिलिट्री का कोई चीफ है, उसके पास डिसाइडिंग पावर है, इलेक्शंस करवा रहा है वो, ठीक है। तो वहाँ पे मगर जो पावर है, अब पावर किसके पास होनी चाहिए? हमारे सो कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव्स के पास। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने क्या किया है, लोगों ने उनको पावर दी है, ठीक है। तो लोगों ने पावर दी है, तो मुझे नहीं लगता है कि ये आपको कुछ टफ लगा होगा समझने में, क्योंकि आप लोगों को पता है कि वी हैव अ रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अनलाइकली दैट ऑफ स्विट्जरलैंड, वेयर देयर इज प्रेजेंस ऑफ और एग्जिस्टेंस ऑफ अ प्योर फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। तो हम आगे फर्दर फर्दर पढ़ेंगे आगे। सो अब डिसाइडिंग पावर भी तो उसी के पास होनी चाहिए ना, जिसको लोगों ने अपने बिहाफ पे कोई चीज़ जो है वो डेलीगेट की है उसको, ठीक है। तो ये कहता है पावर उसी के पास होनी चाहिए जिसको लोगों ने इलेक्ट किया है। तो आपको दुनिया में बहुत सारी ऐसी कंट्रियां नज़र आएंगी, दिखाई देंगी, जहाँ पे इलेक्शंस तो हो रहे हैं, मगर पावर, डिसाइडिंग पावर या बाकी पावर जो है वो क्या है, वो किसी और के पास है, ठीक है। सो ये चीज़ आ गया। अब हम आगे थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। इसके लिए मैं एक एग्जांपल मैं आपको दूंगा, ठीक है, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की। देखिए वीडियो हमारी लंबी होगी, मज़े मज़े से पढ़ेंगे, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। मैं डेमोक्रेसी के टॉपिक को पहले एक बेसिक कंसेप्ट को समझाऊंगा, और मैं कोशिश करूंगा कि इसमें मैं आपको जो डेमोक्रेसी का टॉपिक है वो बड़े अच्छे तरीके से, थोड़ा सा डायनेमिक पोर्शन में भी इसमें जाऊंगा मैं। अभी बेसिक पे ही चलूँगा, मेरा मेरा तरीका है, स्लो तरीका है, बट काम करेगा, आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। फिर स्लोली स्लोली हम, मैंने कहा सिंपल, रिमेंबर दिस द फॉर्मूला हियर, फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो सिंपल से हम फिर कॉम्प्लेक्स में जब कॉम्प्लेक्स में आएंगे तब पॉलिटिकल थियरीज पे जब हम अपना वीडियोस बनाएंगे या उस पर बैठेंगे पॉलिटिकल, तो डायरेक्ट इंटरेक्शन करूंगा मैं उस टाइम पे आपसे, उस टाइम पे आपको आसानी होगी समझने में। ओके, सो जब भी आप मेरी वीडियोस देखें, अपने अपने साथ कॉफ़ी का एक जो है कप रखिए, ठीक है, और कॉफ़ी जो है थोड़ा थोड़ा सिप कीजिए, पिए। मैं भी वही कर रहा हूँ, थोड़ा सा कुछ सेकंड का यहाँ पे पॉज लेना चाहूँगा, ब्रेक लेना चाहूँगा मैं, तो साथ में पढ़ते भी रहेंगे। तो क्योंकि थोड़ा सा, क्योंकि काफ़ी लेट वीडियो मैं बना रहा हूँ, अभी रात के इस टाइम पे 1 बजे हुए हैं। ओके, सो यहाँ पे अब स्टार्ट करते हैं, तो मज़े से पढ़ना है। देखिए एक एग्जांपल मैं दूंगा, एक मूवी आई थी कुछ टाइम पहले, शायद उस एक्टर का नाम अगर मुझे अच्छे से याद है कि राजकुमार की क्या है, ऐसी समथिंग, एज अ न्यू एक्टर आप सभी जानते होंगे, तो न्यूटन, न्यूटन के नाम से उसकी मूवी आई थी, बड़ी अच्छी मूवी थी। उस मूवी की एग्जाम्पल से मैं आपको ये वाला समझा दूंगा बड़े मज़े से, ये वाला पोर्शन। अगर देखी होगी आप लोगों ने, अगर देखी भी होगी, मुझे लगता है कि सभी ने देखी होगी, मगर मोस्टली क्या होता है कि देखकर भी समझ नहीं आती है मूवीज़, ठीक है। उस मूवी में क्या था कि वो एक जगह जाता है एज अ, शायद एज अ प्रिजाइडिंग ऑफिसर, इलेक्शंस वहाँ करवाता है। और वहाँ वो क्या देखता है कि वहाँ वो देखता है कि लोग जो वोट कर रहे हैं, कि उनको उनसे पूछता है कि भाई आप जो वोट कर रहे हो आपको पता है किसको करना है? वो बोलते हैं हमें पता ही नहीं है, हमें सिर्फ बताया है कि पर्टिकुलर सिंबल होगा, उसको आपने जो है वो निशान करना है, बाकी हमें पता ही नहीं है नुमाइंदा कौन है। दूसरा ये है कि
हमें ये भी नहीं पता है कि वो किस तरह का पर्सन है, क्योंकि अगर आप किसी को वोट करते हैं सबसे पहले ये आता है आपको अपने वोट का वर्थ मालूम होना चाहिए, आपको उसका वैल्यू पता होना चाहिए। यू शुड नो योर राइट बिफोर यू यूटिलाइज इट और यूज़ इट। ठीक है, तो उनको वो चीज़ें पता नहीं थी, तो इग्नोरेंस था उन लोगों में। उन लोगों को पता ही नहीं था, उन लोगों को लगा बस किसी ने थ्रेट किया यहाँ दबाना बटन तो दबा देंगे, जैसे मोस्टली पहले होता था। ठीक है, तो उसने क्या किया कि उसने उनसे और भी चीज़ें पूछी कि भाई मुझे बताओ कि आपके यहाँ पे कितने लोग पढ़े लिखे, कहा बहुत कम लोग पढ़े लिखे, कहाँ जो बाकी पढ़े लिखे वो कहाँ है वो यंग्स है, यूथ है, जो एलिजिबल है वोट करने के लिए वो यहाँ नहीं है। तो उस राजकुमार ने देखा कि यार ये तो बड़ा मसला है, इस हिसाब से तो ये तो गलत है। वहाँ जो उसके साथ में टीम थी या जो बाकी लोकल्स थे वहाँ पे, उन्होंने उसको जो जो थ्रेट किया, थोड़ा कहा तुझे क्या करना है, आप इनकी वोटिंग करके 50-60% थे शायद, वो मुझे पूरा याद नहीं है, मैं थोड़ा प्रिसाइसली इसको समझाने की कोशिश करूंगा आपको, इसको रिलेट करने की कोशिश करूंगा इस वाले टॉपिक के साथ, ये जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन है इस वाले के साथ। उसने वहाँ क्या किया कि उसने वहाँ पे उनकी बात नहीं मानी। उन्होंने कहा हमें क्या करना है यार, हमारे 50-60 बंदे हैं, इनकी वोटिंग हमने रिकॉर्ड करनी है, जो भी वोट है वोट पड़ गया चले जाते हैं। बोलता नहीं। वो क्या उसने क्या किया, उसने वो गया थोड़ा आगे निकला, थोड़ा प्रोटेस्ट किया उसने कि क्या किया, तो उसको जो है कोई शायद मुझे लगता है 20 थे कि कितने जो है लोग मिले कि कितने, या उससे कम मिले, मुझे कोई फिगर याद नहीं है कितनी। तो वो उनसे जब मिलता है तो वो कहता है कि भाई आप कौन हो? वो बोलता है हम थोड़े बहुत पढ़े लिखे हैं, हम थोड़े अवेयर है, हमें पता है वोट की वैल्यू क्या है, हम जिसको वोट करेंगे वो कैसा है, वो क्या का काम कर सकता है, हमें अपने वोट का वैल्यू और नॉल हमें पूरा का पूरा पता है। बोलता है वेरी गुड। तो बोलता है ठीक है फिर। उनकी नंबरिंग कम थी, बट सॉरी, उनकी नंबरिंग कम थी। अब जो पहले वाले 50 से 60 या जो भी था फिगर, मैं एक चलो एक ऐसे एग्जांपल लेके चलते हैं कि 50 से 60 फिगर था लोगों का जो वोट करते, जिनको मगर पता ही नहीं था कि वोट किसको करना है, और जो पता भी था उनको ये भी नहीं पता था कि वो नुमाइंदा कैसा है, वो काम करेगा कि नहीं, वो राय वोट करने से जो है क्या फायदा है, क्या पावर है। जैसे हमेशा कहा जाता है कि बैलेट इज स्ट्रॉन्गर देन बुलेट। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। तो उनको उस बैलेट का ना, वो वोट करने की पावर का पता ही नहीं था। अब अगर वो वोट कर भी देते तो हम आप बताइए हमें कि क्वालिटी ऑफ इलेक्टोरेट वो क्या आता, वो तो जीरो आता है। तो उसने उस चीज को जो होने नहीं दिया राजकुमार ने, उस एक्टर ने, उसने प्रेफर किया कि भाई लेस बंदा वोट करे बेशक, मगर वो क्वालिटेटिव वोट करे। हाँ? जो इलेक्टोरेट है वो बेशक लेस है मगर क्वालिटेटिव है। क्यों? क्योंकि वो थोड़े बहुत जानकार हैं, वो अवेयर हैं, उनको पता है कि किसको वोट करना है, उनको अपने राइट्स के बारे में थोड़ा नॉलेज है। हाँ? उनको पता है कि भाई पर्सन वो जिसको वोट कर रहे हैं, दे आर वेरी वेल अवेयर, किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं आ रहे हैं वो। हाँ, इग्नोरेंस नहीं है। तो कहने का मेरा मतलब यहाँ पे ये है अब कि उसने क्या किया, फिर जान पे खेल के उनका वोट लिया, कि जहाँ पे उसको ज़्यादा वोट पड़ रहा था उसको इग्नोर कर दिया उसने, क्योंकि उसको पता था इसका कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि जो आउटपुट आएगा वो अच्छा लीडर नहीं होगा, अच्छा लीडर नहीं आएगा। तो यही टॉपिक को हमारे कवर करता है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, कि साफ सुथरे इलेक्शन मीन जिसको आप वोट कर रहे हैं उसी को वोट जाना चाहिए। उसके बाद साथ में ये चीज़ आती है कि आप, अब ज़रूरी नहीं है कि हमारे इंडिया में अगर 100% में से वोटिंग होती है, सपोज कीजिए 70%, तो 70% में एटलीस्ट मैक्सिमम जो है वो साफ सुथरी तो होती है, हमारा वोट उसी को जाता है जिसको हम वोट करते हैं। ठीक है, कि एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट एट्रीब्यूट एंड द प्रिंसिपल ऑफ अ डेमोक्रेसी, और दैट इज द मेन रीजन व्हाई वी आर बीइंग एन्यूमरेटेड अमंग हैविंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसीज। ठीक है, कि हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ा जो है वो क्या है, डेमोक्रेटिक सेटअप है, हमारे पास डेमोक्रेसी है, वो ऐसे ही नहीं है। तो उसका रीजन है क्योंकि मैक्सिमम, जो मैंने आपको मूवी की एग्जांपल दी वो इसलिए दी क्योंकि मैक्सिमम कंट्रीज में या ऐसा ही होता है, वहाँ पे वोट पड़ते हैं मगर फ्री एंड फेयर नहीं होते। मॉल प्रैक्टिसेस बेशक होती ही होती है हमारी कंट्री में भी, मगर उसका रेशो उतना नहीं है, उसका रेशो कम है। ठीक है, हम अगर डेमोक्रेटिक कंट्री का अगर हम ये बोलबाला कर रहे हैं, इसका मतलब है हमारी इंडिया में मैक्सिमम से ज़्यादा फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं। ओके,
सो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। ऐसा नहीं कि पीछे बहुत सारी कंट्रीज़ में क्या होता है कि गन पॉइंट पे या मिलिट्री के इन्फ्लुएंस में आपको डरा के आपको कहा जाता है कि इस पर्टिकुलर पर्सन को वोट करो। जैसे मैक्सिमम अनडेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में होता है, वो लोगों को दिखाने के लिए, वर्ल्ड कम्युनिटीज़ को दिखाने के लिए जो है अपनी छवि डेमोक्रेटिक बनाते हैं, बट वो एक्चुअली डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है। ओके, नेक्स्ट है हमारा जो है नेक्स्ट है हमारा रेगुलर इलेक्शंस। बिल्कुल, क्योंकि देखिए रेगुलर इलेक्शंस अगर नहीं होंगे तो उससे क्या रहता है कि उससे कहीं ना कहीं अथॉरिटेरियन, ठीक है, अथॉरिटेरियन की ओर जो है वो जो है एक कंट्री जा सकती है। तो रेगुलर इलेक्शन से जो है एक जो है अगर बार एक टेन्योर में आपने 5 साल का या जो भी टेन्योर रहा, फिर उसके बाद दूसरे वाले को मौका मिला, ठीक है। तो इसी तरह से जो है आप जो है स्विच करते हैं एक फेज से दूसरी फेज, तो उससे कहीं ना कहीं एक चेक रहता है कि नेक्स्ट टाइम, क्योंकि हर एक पार्टी, हर एक गवर्नमेंट या जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, तो उनको उनको पूरा राइट मिलता है अपनी एफिशिएंसी शो करने का। ओके फाइन। सो नेक्स्ट आप देखते हैं यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज एंड सफरेज। आई होप कि ये आपको ये जो है ये आपको समझ आ गए हैं ये वाले। अब इसकी बात करते हैं, अगर फ्रेंचाइज की बात करें हम तो, और यहाँ सफरेज की बात करें तो यहाँ पे आपने ध्यान में रखना है कि यूनिवर्सल का मतलब आया सारे, मेल फीमेल। अडल्ट तो ठीक है, जो मतलब मेजर है, जो जिसका कहीं ना कहीं उसको इस चीज़ का पता है कि क्या गुड और इविल के बीच में डिफरेंस करना जानता है, तो वो एक मेजर है, मेजर बंदा है, तो वो वोट कर सकता है। सफरेज का मतलब यहाँ पे अगर मैं सिंपल ले लूँ तो आपको राइट टू वोट है, और फ्रेंचाइज में आपका मोस्टली रहता है कि आपके पास एक ऑप्शन है, आपके पास चॉइस है, आपके पास चूज करने का राइट है। कंट्रीज लाइक चाइना या जो भी है वहाँ पे, या सिंगल पार्टी सिस्टम जहाँ पे होता है, वहाँ पे एक ही जो है वो पार्टी होती है, और वहाँ पे बाकी कोई पार्टी नहीं बन सकती है। अगर कोई बाकी पार्टी बनती है तो वहाँ पे उसको इलीगल डिक्लेयर कर दिया जाता है, और वहाँ पे इलेक्शंस होते हैं। पर जो वहाँ पे जो इलेक्शंस होते हैं, मैंने वही कहा कि एक ही पार्टी के लिए, पार्टी की लीडरशिप को चेंज करने के लिए, पार्टी में कौन लीडर होगा, क्या होगा, अंदर का जो सिस्टम उसका रहता है। मगर आपको, आपके पास कोई राइट नहीं है, बिकॉज यू डोंट हैव ऑप्शन, यू डोंट हैव राइट टू चूज, कि आप, आपको जैसे हमारी कंट्री में आपके पास चॉइस है, इसको वोट कीजिए, इसको वोट कीजिए, इसको वोट कीजिए, इसमें चूज़ कीजिए, किसी को भी चूज़ कर सकते हैं। मल्टी पार्टी सिस्टम जैसे आ गया, या कहीं ना कहीं दो पार्टी सिस्टम रहता है, तो आपके पास ऑप्शन है, ठीक है। वो बहुत ज़रूरी है कि लोगों को एक ऑप्शन मिले, तो वो सबसे बड़ी एक फीचर रहती है जो डेमोक्रेटिक कंट्री की, कि आपके पास ऑप्शन होना चाहिए। मैंने वही कहा, फ्रेंचाइज मींस यू हैव अ राइट टू चूज, आपके पास है, ऑप्शन है, तो आप एक को वोट कीजिए, बी पार्टी को, सी पार्टी को, टी पार्टी को। सो आई होप कि ये आपको समझ आ रहा है, बड़ा इजी हो रहा होगा आप लोगों के लिए अब। ओके, एंड देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ अ डेमोक्रेसी। अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये आया कि अकाउंटेबिलिटी की अगर हम बात करें, अकाउंटेबिलिटी का मतलब ये होता है कि अगर मैं पीएम बना हूँ, या मैं अगर वाइस प्रेसिडेंट बना हूँ, या अगर मैं प्रेसिडेंट बना हूँ, तो मेरे को जो कॉन्स्टिट्यूशन ने जो राइट्स दिए हैं, या मेरे को प्रिविलेजेस दी हैं, या मेरे को प्रोगेटिव्स दिए हैं, या मेरे को जो भी इम्यून करता है किसी भी चीज़ से कॉन्स्टिट्यूशन मेरा, या पोस्ट के ऊपर जो पावर मेरे को दी है, मुझे उसी के दायरे में रह के जो है वो काम करना है, उससे बाहर जाके कोई काम नहीं करना है। That is the very concept of accountability. Accountability. Then comes the concept of responsibility. अब responsibility का मतलब ये आया कि ठीक है, मैं प्रेसिडेंट हूँ तो मेरे को अपने अकाउंटेबिलिटी का पता है, मुझे इसी के दायरे में रहना है। देन ये आ गया कि आप रिस्पॉन्सिबल भी हो, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी इज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट एट्रीब्यूट ऑफ अ डेमोक्रेटिक सिस्टम। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब यहाँ पे आके सिंपल सा आ गया कि आप जो भी एक्ट करें हैं, आप चाहे वो गुड फेथ में करें या जो भी करें, या अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी पे करें, जो भी आप करते हैं, खासकर ऑफिशियल अगर बात करें, वो जो भी एक्ट करता है, वो ही और शी वो रिस्पॉन्सिबल है। किसके टुवर्ड्स रिस्पॉन्सिबल है? लोगों के टुवर्ड्स रिस्पॉन्सिबल है। सो माय डियर एस्पायरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। सिर्फ एक कंसेप्ट को समझाने में ही मुझे 34 मिनट्स लग गए, मोर देन दैट।
आप लोगों को मैंने वही कहा, बिल्कुल प्लीज़ बड़े ध्यान से टीचर के एक-एक लाइन को, एक-एक वर्ड को, नॉलेज ऐसे ही गेन की जाती है। सबसे पहले जब आपको वन मस्ट बी अ गुड लिसनर, दूसरा ये है कि चीज़ों को सीखने की, बेशक आप जितने बड़े भी धुरंधर क्यों ना हो, इवन कि हम खुद जो है कब से अभी भी सीख रहे हैं। बेशक मुझे 12 से 13 साल पढ़ाया है मैंने ऑफ़लाइन में, 12 से 13 साल ऑफ़लाइन में मैंने पढ़ाया है, फिर भी अभी तक मैं जहाँ से नॉलेज मिलता है, मैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते हुए मुझे एक उम्र हो गई। तो अभी भी मैं जो है चीज़ें सीख रहा हूँ। सीखने के लिए कोई उम्र या कोई एक फ़िक्स्ड वो टेन्योर नहीं होता। तो इसीलिए वो आप अपने अंदर रखिए कि मुझे पढ़ना है, सीखना है। ये वो थोड़ा जो मोस्टली बच्चों में रहता है, ईगोइज़्म थोड़ा रहता है, नहीं जी मैंने एक बार मेंस दिया है या मैं बहुत बड़ा धुरंधर हूँ, प्लीज़, वो आपके लिए फ़ेटल, आपके करियर के लिए फ़ेटल हो सकता है। इसीलिए बड़े बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए, बड़े मज़े से जो है कोशिश कीजिए चीज़ों को समझने की, आसान। और देखिए हमेशा लेके चलिए इस चीज़ की स्ट्रैटेजी बनाइए आप कि दिन में जितने घंटे आप पढ़े, कुछ बच्चे क्या करते हैं मोस्टली बड़े टफ तरीके से दिन भर लगे रहते हैं, 8-10 घंटे बाद में उसका कंक्लूजन रात को कीजिएगा कि आज दिन भर मैंने पढ़ा, कवर तो हो गया। अब ये जो कवर कर दिया मैंने, अगर ये 2-3 दिन के बाद या हफ्ते के बाद अगर मैं इसको खुद टेस्ट दूंगा, मुझे रिकॉल हो पाएगा कि नहीं, तो रिकॉल नहीं हो पाता है, क्योंकि वो आपको समझ तो आ जाता है थोड़ी देर के लिए, मगर वो टेम्परेरी रहता है। फार बेटर उससे ये है कि थोड़ा सिंपल तरीके से पहले स्टार्ट कीजिए, आहिस्ता से आहिस्ता आहिस्ता। देखिए जब आप कोई खाना बनाते हैं, कोई रेसिपी बनाते हैं, आप हमेशा जो भी बनाते हैं उसकी हीट को थोड़ा कम रखते हैं। और जब कम रखते 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 हैं, क्यों? क्योंकि वो एक आराम से एक टाइम लेता है, और उस टाइम में आपकी जो डिश है वो बड़ी मज़ेदार, बड़ी टेस्टी जो है प्रिपेयर होती है, रेदर देन जहाँ आप उसको हीट को बहुत बढ़ा देते हैं और आपकी सारी जो रेसिपी है वो स्पॉइल हो जाती है। सो उसी तरह प्लीज़, चाहे टाइम 1 घंटा लगे, 2 घंटा लगे, प्लीज़ वीडियोज़ को उसके टाइम से मत आप डिनोट कीजिए। बस जो मिल रहा है उसको गेन कीजिए। अपने इंटेलेक्ट को बढ़ाने की कोशिश करो बच्चों। तो मैंने एक सिंपल सा कंसेप्ट था, इसको मैंने बहुत लंबा किया, क्योंकि मेंस का पेपर है, डिस्क्रिप्टिव एक छोटा मोटा नहीं है। और मेरी एक एक लाइन को, एक एक वर्ड को दिमाग में एकदम डाल दीजिए अच्छे से, ठीक है? तो फिर भी अगर कोई डाउट है प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि सर ये समझ नहीं आया। तो नेक्स्ट जो है मैं अभी डेमोक्रेसी का ही मैं अब स्टार्ट करूँगा। तो सिंपल से सिंपल देखूंगा, अगर मैं कुछ दिनों के बाद अगर मैं डायनामिक पोर्शन में इस पे थोड़ा और समझाऊं, फिर स्लोली स्लोली फिर हम इसकी टाइप्स पे आएंगे, फिर नोशन पे आएंगे, फिर होते होते डेमोक्रेसी के टॉपिक को कवर करेंगे हम। तो आज की सीरीज़ के लिए यही है। सो सी यू एंड ब्लेस यू ऑल एंड बाय बाय।